अमूमन अपराधी जब अपराध करता है तो वो पुलिस की नज़रों से छिप कर रहने का प्रयास करता है। मगर आज हम आपको जिस केस की सच्ची कहानी बताने जा रहे हैं, वहां अपराधी ने ना सिर्फ दो लोगों की हत्याएं की, बल्कि खुद ही पुलिस के पास चलकर भी गया। वो भी एक बार नहीं, बल्कि दो दो बार। पहली बार अपने अपराध की रिपोर्ट दर्ज करवाने, और दूसरी बार दर्ज रिपोर्ट की सही से जांच न होने की शिकायत करने। फिर भी पुलिस महीनों तक समझ नहीं पाई कि वही असली गुनहगार है। हम बात कर रहे हैं 2022 में असम में हुई मां बेटे की खौफनाक डबल मर्डर केस की। आमतौर पर इसे बंदना कलिता केस के नाम से जाना जाता है। सोनम राजा रघुवंशी केस से पहले यह पहला हाई प्रोफाइल केस था जहां लाश को टुकड़ों में काटकर मेघालय के जंगलों में फेंका गया था। तो आखिर इस केस की पूरी सच्चाई क्या है? इस कहानी में कत्ल किसका हुआ था? कातिल कौन था? कत्ल की पूरी वजह क्या थी? और सबसे इंटरेस्टिंग कि कातिल खुलेआम पुलिस के सामने घूम रहा था, फिर भी पुलिस कैसे कातिल को पकड़ने में महीनों तक नाकाम रही, और फिर पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा कैसे किया? जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहें। मगर पहले क्राइम की कहानी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिए। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। तारीख थी 29 अगस्त 2022। असम के नूनमती पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले अपने अपने काम में लगे हुए थे। तभी एक लगभग 30 से 32 साल की महिला थाने में पहुंचती है। इस महिला का नाम था बंदना कलिता। बंदना पुलिस थाने में आकर अपनी सास शंकरी डे और पति अमरज्योति डे की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाती है। अपने बयान में बंदना कहती है कि कुछ समय पहले उसकी सास एक अकेले घर में रहने चली गई थी। इसके बावजूद इन लोगों का मिलना जुलना समय समय पर होता रहता था, बातचीत भी होती रहती थी। मगर पिछले कुछ दिनों से ना तो सास से और ना ही पति से कोई संपर्क हो पा रहा है। पुलिस वाले मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कर लेते हैं और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। मगर पुलिस वालों को दोनों ही गुमशुदा लोगों की कोई जानकारी कहीं से हाथ नहीं लगती है। आसपास के रिश्तेदारों से लेकर सभी संभावित जगह तलाश किया जाता है, मगर कहीं से भी पुलिस वालों को कोई क्लू नहीं मिलता है। यहां तक कि 2 महीने का समय बीत जाता है, मगर पुलिस वालों को कोई कामयाबी नहीं मिलती है। इसी बीच 21 नवंबर 2022 को इस केस में एक नया मोड़ आ जाता है। 21 नवंबर को निर्मल्य डे नाम का एक युवक नूनमती पुलिस स्टेशन में ही पहुंचता है। यहां वो खुद को शंकरी डे का नेफ्यू बताता है। ये भी बंदना की तरह ही शंकरी डे और उनके बेटे अमरज्योति डे के गायब होने के बारे में बात करता है। मगर यहां वो एक और नई जानकारी देता है। वो पुलिस वालों को बताता है कि ये सच है कि उसकी आंटी पिछले कई महीनों से गायब है, मगर इस बीच उसके एटीएम से कई बार पैसे निकाले गए हैं। एटीएम ट्रांजैक्शन की बात सामने आते ही पुलिस वालों को उम्मीद की एक नई किरण नजर आने लगती है। अगर वो पैसा कहीं से भी शंकरी डे निकाल रही होगी तो उसे ट्रैक करते हुए ढूंढना पुलिस के लिए आसान हो जाएगा। इसलिए पुलिस अब अकाउंट डिटेल्स की जांच करते हुए ट्रांजैक्शन को ट्रेस करने की कोशिश करने लगती है। पुलिस एटीएम के जरिए पैसे निकालने वाली महिला तक भी पहुंच जाती है, मगर यह महिला गायब हो चुकी शंकरी डे नहीं बल्कि बंदना निकलती है। तुरंत इस बारे में बंदना से बात की जाती है तो वो पुलिस वालों को बताती है कि गायब होने से पहले उसकी सास ने अपने एटीएम और मोबाइल फोन घर पर ही छोड़ दिया था। बंदना के मुताबिक सास की एटीएम का इस्तेमाल शुरू से वही करती आ रही है। बंदना की बातों को सच मानकर पुलिस वाले उसे जाने देते हैं, मगर निर्मल्य डे एक बार फिर से पुलिस वालों के सामने आता है और कहता है कि बंदना जितनी सीधी और शरीफ दिख रही है वो उतनी शरीफ है नहीं। मुझे तो शक है कि पति और सास के गायब होने के पीछे इसी का हाथ हो सकता है, इसलिए इस पर लगातार नजर रखी जाए। पुलिस वाले ऐसा करते भी हैं। अगले कई महीनों तक बंदना पर कड़ी निगरानी रखी जाती है, मगर पुलिस वालों को कामयाबी हाथ नहीं लगती है। इस तरीके से 7 महीने बीत जाते हैं। साल बदलकर 2022 से 2023 आ जाता है। अब तक गायब हुए लोगों का कोई भी सुराग पुलिस वालों को नहीं मिलता है। यहां अब बंदना का सब्र जवाब देने लगता है और अब वो 14 फरवरी 2023 को पुलिस स्टेशन जाने की बजाय सीधे गुवाहाटी के पुलिस कमिश्नर से जाकर मुलाकात करती है और उन्हें बताती है कि पिछले कई महीनों से मेरी सास और पति गायब हैं। मैंने इस बारे में पुलिस थाने में मिसिंग रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है, मगर पुलिस इस मामले की जांच अच्छे से नहीं कर रही है। बंदना की शिकायत मिलते ही पुलिस कमिश्नर तुरंत ही पुलिस को इस मामले की सही से जांच करने का निर्देश देते हैं। साथ ही अब इस केस की जांच करने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी बनाई जाती है।
अब यहां से असली खेल शुरू होता है। जब पुलिस की एक टीम स्पेशली इसी केस को डील करने में लग जाती है तो वो वंदना की एक एक हरकतों पर नजर रखती है। इस दौरान पुलिस वाले नोटिस करते हैं कि वंदना भले ही पति और सास के गायब होने का रोना रो रही है, मगर वो अलग अलग समय पर दूसरे लोगों से खुलकर मिल रही है। लगातार वो अपनी सास की बैंक अकाउंट से पैसे भी निकाल रही है। इतना ही नहीं, उसने अलग अलग लोगों को सास के गायब होने की अलग अलग कहानियां भी सुनाई हुई हैं। जांच में यह भी खुलासा होता है कि शंकरी डे के नाम कुल 5 फ्लैट्स थे। 3 अलग अलग फ्लैट्स में परिवार के लोग रहा करते थे, जबकि 2 फ्लैट्स किराए पर लगे हुए थे। पहले तो शंकरी डे फ्लैट का किराया उठाया करती थी, मगर उनके गायब होने के बाद से वंदना खुद किराया वसूलने लगी थी। इतना ही नहीं, बाकी के बचे 3 फ्लैट को भी उसने किराए पर लगा दिया था। इस कारण अब पुलिस वालों का शक सीधे वंदना पर ही जाने लगता है। इस कारण वंदना को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। इसके अलावा इस मामले में एक और मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाने वाले निर्मल्य डे से भी पूछताछ का फैसला किया जाता है। एक के बाद एक कई राउंड की पूछताछ होती है और सभी पूछताछ में निर्मल्य डे तो पुलिस के सभी सवालों के सटीक जवाब देने में कामयाब रहता है। उसका बयान भी पुलिस के सामने लगभग एक जैसा ही रहता है। इसलिए कुछ घंटों की पूछताछ के बाद इसे तो घर जाने दिया जाता है। मगर जैसे जैसे वंदना पर पुलिस वाले सवालों की बौछार करते हैं, वंदना हड़बड़ाने लगती है। वो अपना बयान बदलने लगती है। लगातार बयान बदलने की वजह से पुलिस वालों का शक वंदना पर और ज्यादा गहराने लगता है। इसलिए वंदना को 19 फरवरी 2023 को आधिकारिक तौर पर कस्टडी में लिया जाता है और सख्ती के साथ पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। इस पूछताछ में जो खुलासे होते हैं वो यकीन से परे और हिला देने वाले होते हैं। वंदना स्वीकार कर लेती है कि सास और पति के गायब होने के पीछे उसका ही हाथ है, मगर यह सब कुछ कोई एक दिन में नहीं हुआ था, बल्कि इससे पहले एक लंबी साजिश रची गई थी। पुलिस के सामने वंदना द्वारा दिए गए बयान के मुताबिक वंदना की सास शंकरी डे कभी असम बिजली विभाग में सरकारी नौकरी किया करती थी। अमरज्योति डे से वंदना की मुलाकात कई साल पहले हुई थी। शुरू में तो इन दोनों की दोस्ती होती है और फिर यही दोस्ती प्यार में बदल जाती है। वंदना कलिता और अमरज्योति डे शादी करने का फैसला करते हैं। इस बारे में दोनों अपने अपने परिवार वालों को भी बताते हैं, मगर दोनों के ही परिवार वाले शादी के लिए तैयार नहीं होते हैं। जब वंदना और अमरज्योति डे दोनों के ही परिवार वाले इस शादी के लिए तैयार नहीं होते हैं तो 2010 के आसपास बिना परिवार वालों को बताए दोनों शादी कर लेते हैं और परिवार से अलग होकर रहने लगते हैं। अपनी मर्जी से शादी करने की वजह से दोनों के ही परिवार वाले इनसे संपर्क नहीं करते हैं, मगर एक समय बाद शंकरी डे वंदना को बहू के तौर पर स्वीकार कर लेती हैं और इसे अपने घर में रहने की इजाज़त दे देती हैं। पुलिस के सामने किए गए खुलासे के मुताबिक जब दोनों के ही परिवार वाले इस शादी को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इन लोगों की जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चलने लगता है। ये सभी मिलजुल कर गुवाहाटी के नूनमती अपार्टमेंट में रहने लगते हैं, मगर परिवार के अंदर की ये खुशी लंबे समय तक नहीं रह पाती है और सास बहू की लड़ाई शुरू हो जाती है। एक समय बाद ये लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि शंकरी डे अपनी नूनमती अपार्टमेंट से निकलकर चंदमरी स्थित अपार्टमेंट में रहने चली जाती हैं। शंकरी डे का एक घर जू रोड तिनियाली में भी था। वो 2022 के आसपास यहीं रहने लगती हैं। अमरज्योति डे अब भी अपनी पत्नी वंदना के साथ नूनमती अपार्टमेंट में ही रह रहा था। सास के चले जाने के बाद भी पति पत्नी की लड़ाई नहीं रुकती है और दोनों अक्सर लड़ते रहते हैं। इस लड़ाई की वजह पैसों की कमी थी। सास के घर छोड़ जाने की वजह से वंदना के पास पैसे नहीं बचते हैं, क्योंकि उसका पति खुद कोई पैसा नहीं कमाता था। इस कारण वंदना अब एक जिम ट्रेनर के तौर पर काम भी करना शुरू कर देती है। काम के सिलसिले में आने जाने के दौरान 2021 में वंदना की जिंदगी में एंट्री होती है एक टैक्सी ड्राइवर धनती डेका की। पहले तो इन दोनों में दोस्ती होती है और फिर दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। पति से पहले ही वंदना काफी परेशान रहती थी, इसलिए जब इसके जीवन में दूसरे लड़के की एंट्री होती है तो वो अब पति से छुटकारा पाने के बारे में सोचने लगती है। इतना ही नहीं, वो अपनी सास को भी रास्ते से हटाने का मन बना लेती है। लंबे समय तक प्लानिंग बनाने के बाद वो अपनी प्लान के बारे में अपने कथित बॉयफ्रेंड धनती डेका से भी डिस्कस करती है। दोनों तय करते हैं कि अगर माँ बेटे को रास्ते से हटा दिया जाए तो उनका सारा पैसा और घर इन लोगों का हो जाएगा और फिर ये लोग बड़े आराम से जिंदगी गुजार सकेंगे। सब कुछ तय होने के बाद वंदना अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मार्केट से प्लास्टिक शीट
और बड़ा सा चाकू खरीदती है और फिर एक दिन मौका पाकर 26 जुलाई 2022 को जू रोड तिनियाली स्थित घर में रह रही अपनी सास के पास आती है। पहले तो यहां वो अपनी सास से कुछ इधर उधर की बातें करती है और फिर मौका पाते ही बॉयफ्रेंड को घर के अंदर बुला लेती है। घर के अंदर आते ही बॉयफ्रेंड तकिए से शंकरी डे का मुंह दबा देता है। इस काम में वंदना भी साथ देती है। जब इन दोनों को शंकरी डे के मरने का यकीन हो जाता है तो दोनों मिलकर शव को 3 टुकड़ों में काट देते हैं। फिर इसे प्लास्टिक में रखकर घर में रखे रेफ्रिजरेटर में डाल देते हैं। लंबे समय तक टुकड़ों को रेफ्रिजरेटर में नहीं रखा जा सकता था, इसलिए ये लोग इसे कहीं दूर ले जाकर फेंकने का प्लान करते हैं। सब कुछ तय होने के बाद कांड के 3 दिन बाद धंती डेका अपनी कार लेकर आता है। फिर ये लोग कटे हुए टुकड़ों को पहले ब्लैंकेट में लपेटते हैं, फिर उसे प्लास्टिक शीट में लपेटकर गाड़ी में लोड कर लेते हैं और मेघालय की ओर निकल जाते हैं। मेघालय पहुंचने के बाद ये लोग मेघालय के सोहर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले एक गांव में सड़क किनारे मौजूद खाई में उन टुकड़ों को फेंक देते हैं और बड़े आराम से घर आकर ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अब वंदना का अगला टारगेट था उसका पति अमरज्योति डे। अमरज्योति डे को नशे की बहुत बुरी आदत लग चुकी थी। वो दिन भर नशे में ही रहता था। उसे इतना भी होश नहीं था कि मां कहीं जिंदा है या नहीं। इसी बात का फायदा वंदना उठाती है और अपनी सास के बारे में पति को भनक तक नहीं लगने देती है। हालांकि इस बीच कुछ रिश्तेदार जरूर शंकरी डे के बारे में वंदना से सवाल करते हैं। जवाब में वो बताती है कि वो कुछ जरूरी काम से शहर के बाहर गई हैं। सास की हत्या को कई दिन बीत गए थे। मौका पाकर 17 अगस्त 2022 को वंदना अपने पति की हत्या का प्लान कर लेती है। इस बार प्लान में अरूप डेका नाम के एक व्यक्ति को भी शामिल किया जाता है। ये धंती डेका का दोस्त था। वंदना घर के अंदर पहले से ही मौजूद रहती है। मौका पाते ही अपने बॉयफ्रेंड और उसके दोस्त को भी घर के अंदर बुला लेती है। घर के अंदर आते ही धंटी डेका अमरज्योति के सर पर एक जोरदार वार करता है। इससे वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। फिर तीनों मिलकर एक साथ हमला करते हैं, जिससे थोड़ी ही देर बाद अमरज्योति की सांस थम जाती है। फिर तीनों मिलकर अमरज्योति के शव को 5 टुकड़ों में काट देते हैं। अगली सुबह इन टुकड़ों को भी प्लास्टिक और फिर ब्लैंकेट में लपेट दिया जाता है और गाड़ी में लोड करते हुए मेघालय के जंगलों में फेंक दिया जाता है। किसी को शक ना हो इसलिए खुद ही वंदना पुलिस स्टेशन में जाकर पति और सास की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाती है। जब वंदना को पता चलता है कि निर्मल्य डे ने भी पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है और शक इस पर जताया है, तो वंदना अब पुलिस वालों को गुमराह करने की नीयत से सीधे पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचकर पुलिस वालों की ही शिकायत कर देती है। मगर उसका ये दांव उल्टा पड़ जाता है। पुलिस वाले सीरियसली केस की जांच करने लगते हैं और कुछ ही दिनों में वंदना की सच्चाई दुनिया के सामने आ जाती है। इस खुलासे के बाद वंदना को तो गिरफ्तार किया ही जाता है। उसके साथ साथ बॉयफ्रेंड धंटी डेका और उसके दोस्त अरूप डेका को भी पुलिस अरेस्ट कर लेती है। अरूप डेका को इस प्लान में शामिल होने के लिए वंदना ने 2 लाख रुपए दिए थे। इन 2 लाख रुपए से ही अरूप ने गिरफ्तारी से कुछ दिनों पहले ही शादी की थी। इन तीनों की निशानदेही पर पुलिस वाले मेघालय जाकर दोनों मां बेटे के शव के टुकड़ों को भी बरामद कर लेते हैं। घटना में इस्तेमाल हुए कार, चाकू और दूसरे हथियार भी पुलिस ढूंढ निकालती है। दोनों के हत्या के मोटिव की बात करें तो पुलिस की ओर से मोटिव के बारे में कोई ऑफिशियली जानकारी नहीं दी जाती है, मगर अनुमान लगाया जाता है कि वंदना का अफेयर धंती डेका से शुरू हो गया था। दूसरी तरफ उसका पति बेरोजगार था, बहुत ज्यादा नशा भी करने लगा था। वंदना को पति के अलग अलग अफेयर के बारे में भी जानकारी मिलती है। इस कारण इन दोनों में बहुत ज्यादा लड़ाई भी होने लगी थी। सास से भी वंदना की काफी लड़ाई हो रही थी। बस इन्हीं सब कारणों से वंदना ने दोनों को अपने रास्ते से हटा दिया। अब इस केस की मौजूदा स्थिति की बात करें तो इन तीनों को मामले के खुलासे के बाद तो जेल भेज दिया जाता है। अदालत में इस मामले की सुनवाई भी शुरू हो जाती है। 2023 में तीनों ही आरोपी बेल की एप्लीकेशन डालते हैं, मगर तीनों का ही बेल एप्लीकेशन निचली अदालत द्वारा खारिज कर दिया जाता है। कुछ समय बाद फिर ये सभी बेल के लिए एप्लीकेशन डालते हैं। सबसे पहले इस केस की सबसे बड़ी आरोपी वंदना को 9 नवंबर 2023 को अदालत द्वारा बेल दे दी जाती है और वो जेल से बाहर आ जाती है। इसी के कुछ दिनों बाद अरूप डेका तथा धंटी डेका को भी बेल मिल जाती है और वो भी जेल से बाहर आता है। कुल मिलाकर मामले की सुनवाई अभी अदालत में चल रही है। आरोपी भले ही जेल से बाहर हैं, मगर इन पर अंतिम फैसला आना बाकी है।
अब वो तो आने वाला समय बताएगा कि इन आरोपियों को क्या सज़ा मिलती है, मगर आपके अनुसार अदालत को इन्हें क्या सज़ा देनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन भी दबा लें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।